Hi students, in last lecture we studied about the detailed study of the dispersion forces and the dipole forces. So first we do the quick revision of that topic. So हमने पढ़ा था कि जो dispersion forces है वो हमेशा attractive nature की होती है and जो इनके बीच में interaction energy होती है वो किसके directly proportional होगी to the sixth power of the distance between the two interacting particles. कहता जो हमारे पास दो interacting particles होते हैं उसके बीच में जितना distance होगा उस distance के sixth power के equal क्या होती है, इनके बीच में attracting एनर्जी लगती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कहते जो डिस्पर्सिव फोर्सेस होती हैं उसकी स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है, ऑल्सो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड उसका स्ट्रक्चर कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो फोर्सेस है डिस्पर्जन वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसको हमने कुछ एग्जांपल्स लेके डिस्कस करा था, दैट इज़ मीथेन, साइलिन एंड जर्मेन की एग्जांपल लेके उसको डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डाइपोल फोर्सेस कि डाइपोल फोर्सेस कौन सी होती है। कहता है जब हमारे पास किसके बीच में एक्ट करेंगी, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये क्या करती है, एक्ट करती है। कहता है ये उनके बीच में एक्ट करती हैं जिसमें ऑलरेडी क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्रेजेंट होता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन क्लोराइड की, जिसमें कहता है क्या होता है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसमें ऑलरेडी क्या होता है, डाइपोल एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण कहता है वो क्या करेगा, जो उसके नेबरिंग वाला हाइड्रोजन क्लोराइड होगा उसके साथ क्या लगाएगा, डाइपोल फोर्सेज लगाएगा। कहता है जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है मॉलिक्यूल का उतनी ज़्यादा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसको सबसे पहले कीसम ने स्टडी करा था, जिसके बेसिस के ऊपर इन फोर्सेस को ऑल्सो हम कीसम फोर्सेस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज आज हम इन कीसम फोर्सेस को और डिटेल में पढ़ेंगे। कहता है इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेरिजन टू डिस्पर्जन फोर्सेस के, या फिर उसको लंडन फोर्सेस भी बोल देते हैं। कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस के कंपेरेटिवली जो हमारे पास डाइपोल की इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जबकि कहता है ये वीकर किसके कंपैरेटिवली होती हैं, आयन के बीच में जो इंट्रैक्शन लगती है उसके कंपैरेटिवली जो डाइपोल इंट्रैक्शन है वो वीक होती है। बिकॉज कहता है डाइपोल के केस में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, स्मॉल पॉजिटिव एंड स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। बट कहता है हमारे पास जो आयन है, आयन के ऊपर कंप्लीटली 1 यूनिट पॉजिटिव एंड 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण कहता है ये हमारे पास क्या होंगी, आयन के कंपैरेटिवली वीकर फोर्सेस होंगी। कहता है ये जो इंट्रैक्शंस है वो डिक्रीज होती रहती हैं जैसे जैसे हमारे पास जो डिस्टेंस है डाइपोल के बीच में वो इंक्रीज होता रहेगा। जैसे कहता है दो मॉलिक्यूल्स के डाइपोल के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ये फोर्सेस वीक होती जाती हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो इंट्रैक्शन एनर्जी है यहाँ पे किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, कि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होंगी, इनके बीच में इंट्रैक्टिंग एनर्जी लगती है। मीन्स कहता है जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी इंट्रैक्टिंग एनर्जी कम होगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी इंट्रैक्टिंग एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कहता है जो डाइपोल इंट्रैक्शन होती है हमारे पास बिटवीन द स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, स्टेशनरी मीन्स जो एक जगह के ऊपर खड़े हैं वो अपनी स्टेट को जगह को चेंज नहीं कर रहे हैं। कहते हैं जो डाइपोल इंट्रैक्शन होती है स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, 1/r की पावर क्यूब के क्या होंगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दैट बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स। कहता है जबकि हमारे पास जो रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स हैं मीन्स जो क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, स्टेशनरी में वो एक जगह के ऊपर फिक्स होते हैं, जब कहता है वो रोटेट करेंगे उस दौरान वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, 1/रेडियस की पावर 6 के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो आर है किसको डिनोट करता है कि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कहता जो डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर वो यहाँ पे आपको शो करेगी है कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल के बीच में कैसी इंट्रैक्शन लगती है। नेक्स्ट चीज़ कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि डाइपोल इंट्रैक्शन के अलावा जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो कैसे इंट्रैक्ट करते हैं आपस में, लंडन फोर्सेज भी उसके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं डाइपोल के साथ। एज ए साइड कहता है यहाँ पे क्या हो जाता है, कम्युलेटिव इफेक्ट होता है, दोनों फोर्सेज का कंबाइंड इफेक्ट होता है, तो वहाँ से हमारे पास जो टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप की फोर्सेस कौन सी होती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। मीन्स कहता है ये जो हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती है वो हमारे पास क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो किसके बीच में ऑपरेट होती हैं, बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। कहता है दोनों में से एक पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसमें ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट है एंड दूसरा क्या होगा, दूसरे के अंदर परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट नहीं होता, उन दोनों के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है अगर हमारे पास मॉलिक्यूल हो सब्सटेंस का नॉन पोलर का, जैसे हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस कौन सा हो गया, नोबल गैस आयोडीन मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर नेचर की होती है। कहता है इनके बीच में कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं होता, इनके बीच में कोई भी चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट नहीं होती,
जबकि कहता है जब ये मॉलिक्यूल्स किसके कांटेक्ट में आते हैं, इनके नेबर वाले दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आते हैं, जिस दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी चार्ज सेपरेशन उसके अंदर प्रेजेंट होगी, वो क्या करेगा, इस नॉन पोलर के अंदर भी डाइपोल को क्रिएट कर देगा। दैट मीन्स इस नॉन पोलर के अंदर भी वो डाइपोल को क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है, जिसके कारण कहता है दोनों के बीच में क्या हो जाती है, चार्ज सेपरेशन हो जाती है। जैसे आपको यहाँ पे शो करा हुआ है कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कहता है पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी उसके ऊपर चार्ज सेपरेशन होती है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होती। जब कहता है ये दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, उस दौरान जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर में भी डाइपोल को क्रिएट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल को उसके अंदर इंड्यूस कर देता है। तो इसके बीच में जो फोर्सेस लगेंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, कि एक में ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट था, दूसरे में उसमें डाइपोल को इंड्यूस कर दिया है, जिसके कारण उसके बीच में जो फोर्सेस लगती हैं उसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। ये कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नॉन पोलर एटम का या मॉलिक्यूल का, वो भी क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, उसकी जो सिमेट्री है वो ख़राब हो जाती है, एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। बिकॉज कहता है जब पोलर मॉलिक्यूल उसके नज़दीक जाएगा उस दौरान उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसकी सिमेट्री ख़राब हो जाएगी, जिसके कारण कहता है उसमें क्या होती है, शिफ्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में शिफ्ट आ जाती है, जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज से अलग हो जाता है। एज ए रिजल्ट कहता है वहाँ पे क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। कहता है हमारे पास क्या होता है, एज द साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, जैसे जैसे कहता है जो एटम का साइज़ है या फिर मॉलिक्यूल का साइज़ इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रभाव है वो भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कहता क्या होता है हमारे पास कि ये जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, इनके बीच में जो इंटरेक्टिंग एनर्जी लगती है वो ऑल्सो किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/r⁴ के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपॉन दी डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगी कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका कितना डाइपोल है, एंड जो पोलराइजेबिलिटी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, नॉन पोलर में पोलराइज होने की कितनी पावर है, उसके ऊपर भी ये इंटरेक्टिंग एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। कहता है जो मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं बड़े साइज़ के, उसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है पोलराइज होने की। मीन्स कहता है एटम हमारे पास जो नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल है उसका जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि उसमें क्या हो जाए, चार्ज सेपरेशन हो जाए, उसमें डाइपोल क्रिएट हो जाए, उसमें पोलराइज होने की पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। कहता है ये जो फोर्सेस हैं किसके बीच में एग्जिस्ट करती हैं, बिटवीन दी डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में एग्जिस्ट करती है। डाइपोल मीन्स एक जिसमें ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट है, दूसरा जिसमें उसने डाइपोल को क्रिएट कर दिया है। तो इसके बीच में जो फोर्सेस लगती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। कहता है हमारे पास क्या होता है, द ईजियर द मॉलिक्यूल आर डिफॉर्म्ड, कहता है जितना आसानी से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो आसानी से पोलराइज हो जाएगा, उतना ज़्यादा उसमें क्या लगती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती है। कहते हैं इस इफेक्ट को स्टडी करा था डिबाई ने 1920 के अंदर, एंड ऑल्सो इसको हम क्या बोल देते हैं, इंडक्शन इफेक्ट भी बोल देते हैं। कहता है इस केस में भी क्या होता है, कम्युलेटिव इफेक्ट होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है डाइपोल डाइपोल के केस में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के साथ ऑल्सो जो डिस्पर्जन फोर्सेस है वो भी क्या होती हैं, एक्ट करती हैं, जिसके कारण उन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से जो पावर है फोर्सेस की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कहता है इस केस में भी ऐसे ही होता है। इस केस में भी क्या होता है, कम्युलेटिव इफेक्ट होता है डिस्पर्जन फोर्सेस का, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का। कहता है इसमें भी दोनों फोर्सेस आपस में क्या होती है, इकट्ठा होती है। दैट मीन्स कहता है इसमें अब 3 टाइप की फोर्सेस जुड़ गई हैं। 3 टाइप की कौन सी फोर्सेस जुड़ती हैं हमारे पास, डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तीनों के कंबाइन इफेक्ट के कारण इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस बोल देते हैं। कहता है जो मैग्नीट्यूड होता है, कितनी स्ट्रॉन्ग ये फोर्सेस होंगी, हर एक टाइप की इंटरेक्शन की वो वेरी करती रहती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। कहता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। कहता है जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़ा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है, उस दौरान उसके बीच में किसकी फॉर्मेशन होती है, वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। उस वीक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ऑलरेडी इसको हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है।
कहता है जो हमारे पास क्या होता है, एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड की। हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में क्या होगा, हमारे पास जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो शेड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा। एज रिजल्ट फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो जाता है एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो जाता है। सिमिलरली कहता है उसके नेबरिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में भी होता है। कहता है उस दौरान हमारे पास क्या होगा, फ्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला एंड दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला, दोनों के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इन अदर वर्ड कहता है जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे ब्रिज का काम करता है दो फ्लोरीन एटम के बीच में। एक साइड के वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दूसरे साइड के ऊपर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करती है एंड जो सॉलिड लाइन है वो कोवलेंट बॉन्ड को डिनोट करती है। कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एज अ क्लस्टर एग्जिस्ट करता है। मीन जिसमें काफ़ी सारे हाइड्रोजन फ्लोराइड आपस में जुड़ जाते हैं, उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा जिसमें HF, दैट मीन्स हाइड्रोजन फ्लोराइड की n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। कहता है यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिगार्डेड एज बीन लिमिटेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कहता है जैसे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होती है, जब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ जुड़ता है। बट कहता है कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है जब वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। कहता है जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो वेरी होती रहती है, 10 से लेके 100 किलोजूल पर मोल के बीच में ये वैल्यू है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो लाइक करती है। वो अलग अलग मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहता पड़ी कि एनर्जी ज़्यादा नहीं है, कम एनर्जी है, जिसके कारण कहता जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होता है, आर पावरफुल फोर्स इन डिटर्मिनिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैनी कंपाउंड। जिसके कारण कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड से हम काफ़ी सारे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन के अंदर एंड न्यूक्लिक एसिड के अंदर। कहते हैं जो स्ट्रेंथ होती है कि कितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, कोलम्बिक इंटरेक्शन से फाइंड आउट करते हैं कि उसके बीच में कितनी कोलम्बिक इंटरेक्शन लगती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम के बीच में। जैसे कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लोन पेयर है एंड हाइड्रोजन एटम है दूसरे मॉलिक्यूल का, दोनों के बीच में कितनी कोलम्बिक इंटरेक्शंस लगती हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या कितना वीक बॉन्ड है। कहता जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है जिसको हमने डिस्कस करा है, कहता वो भी किस नेचर की होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। जबकि कहता जो मॉलिक्यूल्स है ऑल्सो क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब कहता दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे उस दौरान उसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी क्या होने लगती है, स्टार्ट होने लगती है। कहता है ये जो हमारे पास बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कहता है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये किसके बीच में लगती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू मॉलिक्यूल। दोनों मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस है आपस में एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे एंड दोनों हमारे पास मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपस में एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्शन लगाता है। कहते हैं जो मैग्नीट्यूड होता है रिपल्सिव फोर्सेस का, कि टोटल जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो इंक्रीज होती रहती हैं जैसे जैसे जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच में वो डिक्रीज होता रहेगा। मीन्स जितने मॉलिक्यूल आपस में नज़दीक आते रहेंगे उतनी उसमें जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। यही कारण होता है हमारे पास जो लिक्विड सॉलिड है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उनको और ज़्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज अगर हम उनको और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो उसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एक्ट करने लगती है। कहता है हमारे पास क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ऑलरेडी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं जिसके कारण कहता है उनको हम फर्दर और ज़्यादा कंप्रेस करें, उसके कारण कहता है क्या होता है, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है और ज़्यादा क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। एज रिजल्ट हम उसको ऐसा वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी के बारे में। कहते हैं जो थर्मल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होती है, इज़ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स। कहता है जब हमारे पास क्या होता है, जो एटम या मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करते हैं उस मूवमेंट के दौरान उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं, जितनी एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं। ये कहता है जो थर्मल एनर्जी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टू द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, के सब्सटेंस का जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी थर्मल एनर्जी
एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर से फाइंड आउट करते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल है वो कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं, वहाँ से हम उसकी थर्मल एनर्जी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देयरफॉर कहता है हमारे पास क्या होता है, जिसके कारण कहता है काइनेटिक एनर्जी के कारण ही जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। कहता है ये जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की, इसको हम क्या बोलते हैं, उसका थर्मल मोशन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, दूरी पे होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।